हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश आवर। आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है पोएटिक्स। पोएटिक्स जो है वो एक बुक है जिसको एरिस्टोटल ने लिखा था और इस बुक में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स कवर्ड है जो कि आपके सिलेबस के अलग अलग पोर्शंस में भी है, राइट। सो अगर आप पोएटिक्स स्टार्ट टू एंड पूरा अच्छे से कर लेते हैं तो आप बहुत सारे टॉपिक्स के लिए सॉर्टेड हो जाएंगे। आपको बार बार लगातार वही सब चीजें फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं आपके लिए पोएटिक्स इतना सिंपल बना दूंगी कि आप एक बारी में ही सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इमेजिन करिए कि आप एंशियंट ग्रीस में हैं। आप एक थिएटर में जाते हैं ड्रामा देखने के लिए और वो थिएटर पूरा फुल है, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। लोग वहां पे भरे पड़े हैं, ना वहां पे पॉपकॉर्न है ना कोल्ड ड्रिंक्स है, कुछ नहीं है। लेकिन जो लोग हैं वहां पे सिर्फ और सिर्फ वो पर्टिकुलर ड्रामा एंजॉय करने के लिए आए हैं। वो सारे जो लोग थिएटर में बैठे हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो स्टोरी देखने के लिए आए हैं जो उनको रुलाएगी, हंसाएगी, शिवर कराएगी या फिर समहाउ उनको अंदर से लाइटर फील कराएगी। ऐसा क्यों होता है, आप सोचिए क्यों होता है। एग्जैक्टली यही चीज का आंसर ढूंढने के लिए एरिस्टोटल ने पोएटिक्स लिखा था। पोएटिक्स जो है वर्ल्ड की फर्स्ट डिटेल्ड बुक थी ऑन हाउ स्टोरीज वर्क। यहाँ पे बहुत ही डिटेल से एरिस्टोटल ने हमको बताया कि स्टोरीज जो है, ड्रामास जो है, ट्रेजेडीज जो है किस तरीके से काम करती है या फिर किस तरीके से उनको होना चाहिए। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एरिस्टोटल को पोएटिक्स लिखने की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्यों उन्होंने पोएटिक्स लिखा। तो देखिए, अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा जो एरिस्टोटल थे वो प्लेटो के शिष्य थे, राइट। प्लेटो के स्टूडेंट थे। प्लेटो जो थे वो मानते थे कि पोएट्स जो है वो बिल्कुल यूजलेस है, पोएट्स को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। एक अच्छे समाज में पोएट्स की कोई जगह नहीं होती है। मतलब वो बहुत ही बुरे क्रिटिक थे पोएट्स के। प्लेटो सोचते थे कि जो पोएम्स है वो रियलिटी से थ्राइस रिमूव्ड होती है। मतलब रियलिटी का और पोएम्स का कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए पोएट्स ने जो है अपना काम करना बंद कर देना चाहिए। इस समाज में पोएट्स की कोई जरूरत नहीं है। ये थी प्लेटो की थिंकिंग। लेकिन एरिस्टोटल वाज कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ हिम। एरिस्टोटल सोचते थे कि प्लेटो का जो ये सोचना है कि पोएट्स की एक अच्छे समाज में कोई जरूरत नहीं है, वो सरासर गलत है। और इसी मेन चीज को डिफेंड करने के लिए आप कह सकते हैं कि उन्होंने पोएटिक्स लिखा। एरिस्टोटल को चीज़ें एनालाइज करना बहुत पसंद था, जैसे साइंस, लॉजिक, नेचर एंड सबसे ऊपर ड्रामा। ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है, क्यों काम करती है, इसके एलिमेंट्स क्या है, ये सारी चीज़ों को एनालाइज करना उन्हें बहुत पसंद था। ईडिपस रेक्स, हैमलेट या फिर ओथेलो, इस टाइप के बड़े बड़े ड्रामास को स्टडी करने के बाद में एरिस्टोटल सोचते थे या फिर लोगों से पूछते थे कि क्यों कुछ स्टोरीज ऐसी होती है जो इतनी पावरफुल होती है, क्यों कुछ स्टोरीज या फिर कुछ ट्रेजेडीज हमेशा हमारे साथ में रहती है, उनमें ऐसे क्या एलिमेंट्स होते हैं जो हमेशा हमारे दिल में रहते हैं, क्यों कुछ ड्रामास ऐसे होते हैं जो हमसे कंप्लीटली रिलेट करते हैं। उनका गोल जो था वो बहुत सिंपल था। उनको बेसिकली जो स्टोरी टेलिंग का आर्ट था वो एक्सप्लेन करना था राइटर्स को, सो दैट राइटर्स जो है और बेटर प्लेज लिखे और ऑडियंस जो है वो और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए, फील कर पाए, समझ पाए, रिलेट कर पाए कैरेक्टर्स के साथ में। एरिस्टोटल ने अपनी इस बुक में 3 मेन आइडियाज के बारे में बात की। उन्होंने इन 3 आइडियाज के बारे में बहुत फोकस किया। सबसे पहला है मिमाइसिस, उसके बाद में है जॉनरास और उसके बाद में है एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। ठीक है, तो ये 1 बाय 1 हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत डीपली पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मिमाइसिस। अब मिमाइसिस का सीधा मतलब है इमिटेशन ऑफ लाइफ, लाइफ को इमिटेट करना, ठीक है। लेकिन एरिस्टोटल सोचते थे जितना भी आर्ट है वो लाइफ को इमिटेट करता है, लेकिन एक बहुत ही क्रिएटिव वे में। तब के जो प्लेराइट्स थे वो किंग्स के बारे में लिखते थे, पेजेंट्स के बारे में लिखते थे, गॉड्स के बारे में लिखते थे, लेकिन वो लाइफ को एग्जैक्टली कॉपी नहीं करते थे, वो शेप करते थे सो दैट जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो ह्यूमंस को आसान भाषा में, आसान तरीके से समझ में आए। और इसी को एरिस्टोटल ने मिमाइसिस बोला है। एक बहुत ही डे टू डे लाइफ का सीधा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। किसी रीजनल लैंग्वेज की मूवी का रीमेक अगर बॉलीवुड में बनता है तो वो एग्जैक्टली सेम बनता है क्या? मतलब वो एग्जैक्ट उसका कॉपी होता है क्या? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि उसके जो राइटर्स है, उसके जो मेकर्स है अपनी क्रिएटिविटी ऐड करते हैं,
उसका लैंग्वेज चेंज करते हैं, उसके एक्टर्स चेंज करते हैं, उसके सॉन्ग चेंज करते हैं। क्यों? सो दैट पीपल कुड अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। जो रीजनल लैंग्वेज में एक्चुअली वो मूवी बनी थी, वो रीजनल लैंग्वेज शायद सबके समझ में नहीं आती है, इसलिए उन्होंने एक सिंपल लैंग्वेज में बनाया, अपनी क्रिएटिविटी कुछ ऐड की, एक्टर्स ऐड किए, सॉन्ग्स ऐड किए, सो दैट द पीपल कुड अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मिमाइसिस, दैट इज इमिटेशन ऑफ लाइफ। और ये ही एग्जैक्ट चीज को एरिस्टोटल ने अपनी पोएटिक्स में शामिल किया है कि इमिटेशन तो है, लेकिन एग्जैक्ट इमिटेशन है क्या? एकदम कट टू कट, कॉपी टू कॉपी नहीं, क्रिएटिविटी एडेड है, और इसी को मिमाइसिस कहा गया है, कॉपीइंग बट इन अ क्रिएटिव वे। आगे एरिस्टोटल ने डिफरेंट जॉनरास के बारे में बात की। ठीक है, एरिस्टोटल ने पोइट्री के बहुत सारे फॉर्म्स डिस्कस किए, ड्रामा के बहुत सारे फॉर्म्स डिस्कस किए, लेकिन ट्रेजेडी जो था वो हमेशा से उनका फेवरेट रहा था। उन्होंने कहा था ट्रेजेडी जो है वो हाईएस्ट फॉर्म है जॉनरा का, क्योंकि वो सीरियस इश्यूज बताता है, इंपॉर्टेंट एक्शंस बताता है, जो कि हमारे एंटायर लाइफ्स को अफेक्ट करता है। अब यहाँ पे भी ट्रेजेडी के उन्होंने दो टाइप्स बताए हैं, एक तो इंटरनल ट्रेजेडी हो गया और एक्सटर्नल ट्रेजेडी हो गया। इंटरनल ट्रेजेडी का मतलब उन्होंने बताया है कि जो कैरेक्टर के अंदर का मन का कॉन्फ्लिक्ट है, उसके माइंड का कॉन्फ्लिक्ट है, वो बेसिकली है इंटरनल ट्रेजेडी। अब इसका एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, हैमलेट। हैमलेट को पता था उसके फादर का मर्डरर जो है उसका चाचा है, राइट? हैमलेट को ये बात क्लियरली पता थी। हैमलेट चाहता था कि मैं मेरे चाचा को मार डालूं, क्योंकि मुझे मेरे पापा के खून का बदला लेना है, राइट? लेकिन उसके मन में ये भी दुविधा थी कि ये मेरा चाचा है, मैं इसको नहीं मार सकता, और उसके मन में ये भी चीज चल रही थी, चाचा है तो क्या हुआ, ये तो मेरे फादर का मर्डरर है, इसको सजा मिलनी चाहिए। तो ये है इंटरनल ट्रेजेडी, मतलब जो कैरेक्टर के माइंड के अंदर चल रही है वो ट्रेजेडी। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल ट्रेजेडी। एक्सटर्नल ट्रेजेडी वो होता है जो आउटसाइड फोर्सेस से आता है एक कैरेक्टर के अंदर, द कॉन्फ्लिक्ट विच कम्स फ्रॉम आउटसाइड फोर्सेस इन अ कैरेक्टर। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ओथेलो। ओथेलो वैसे तो बहुत ही अच्छा हस्बैंड है, लेकिन लेगो उसको बताता है कि उसकी वाइफ जो है वो अनफेथफुल है। ओथेलो की वाइफ जो है वो अनफेथफुल है, जिसके बहकावे में आके ओथेलो अपनी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर बैठता है। ठीक है, सो ये था एक्सटर्नल फोर्स की वजह से एक कैरेक्टर में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होना, जिसको कहते हैं एक्सटर्नल ट्रेजेडी। आगे हमको एरिस्टोटल 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी के बारे में बताते हैं। एरिस्टोटल कहते हैं कि एक सक्सेसफुल ट्रेजेडी के लिए ये 6 एलिमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। आप इसे एक रेसिपी की तरह देख सकते हैं, जैसे इस पर्टिकुलर रेसिपी में ये 6 इंग्रेडिएंट्स होना बहुत ज़रूरी है। इसमें से एक भी मिसिंग है तो फिर वो रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। तो सेम एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी के बारे में बोला है कि ये 6 एलिमेंट्स ट्रेजेडी में होने ही चाहिए अगर हम उस ट्रेजेडी को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट या फिर सबसे पहला एलिमेंट जो हमको एरिस्टोटल ने बताया है वो है प्लॉट। एरिस्टोटल ने कहा है कि जो प्लॉट है वो सोल है ट्रेजेडी का। ये सिर्फ रैंडम इवेंट्स के बारे में नहीं है, ये है कॉज एंड इफेक्ट के बारे में। आप एक मूवी पर से ही देख लीजिए, अगर मूवी का प्लॉट सही नहीं है, मूवी की स्टोरी सही नहीं है, तो आप भले ही कितने ही अच्छे सॉन्ग्स डाल लो उसमें, उसके एक्टर्स कितने ही सक्सेसफुल क्यों ना हो, वो एक अच्छी मूवी नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि उसके प्लॉट में ही दम नहीं है, राइट? सो इसीलिए एरिस्टोटल कहते हैं कि प्लॉट जो है वो सोल है ट्रेजेडी का। प्लॉट का बिगनिंग भी बहुत दमदार होना चाहिए, मिडिल भी बहुत अच्छा होना चाहिए, और क्लाइमेक्स भी बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी जो ड्रामा है, जो ट्रेजेडी है, सक्सेसफुल हो सकता है। क्योंकि प्लॉट ही एक ऐसी चीज है जो बाकी सारे 5 रिमेनिंग एलिमेंट्स को बांध के रखती है। नेक्स्ट एलिमेंट जिसके बारे में एरिस्टोटल हमको बताते हैं वो है कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब क्या? जो एक्टर्स है, एक्ट्रेसेस है, बेसिकली जो पीपल है उस ट्रेजेडी में, उस स्टोरी में, उनको बोलते हैं कैरेक्टर्स। इस पर्टिकुलर एलिमेंट में भी हमको एरिस्टोटल ने बताया है कि एक सही कैरेक्टर में ये 4 फॉलोइंग क्वालिटीज होनी ही चाहिए। सबसे पहला है गुडनेस, सेकंड है अप्रोप्रिएटनेस, थर्ड है कंसिस्टेंसी, और फोर्थ है हीरोइक क्वालिटी। हर एक कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है गुडनेस। सो एरिस्टोटल हमको बताते हैं कि कैरेक्टर जो मेन होता है, जो लीड करता है पूरे के पूरे ट्रेजेडी को, उसमें सबसे बढ़िया क्वालिटी जो होनी चाहिए वो गुडनेस होनी चाहिए। गुडनेस मतलब क्या? उसमें भर भर के अच्छाई वाली क्वालिटीज होनी चाहिए। वो अच्छाई वाली क्वालिटीज होनी चाहिए जो बाकी रिमेनिंग एक्टर्स में ना हो।
वो अच्छाई वाली क्वालिटीज होनी चाहिए जो बाकी रिमेनिंग एक्टर्स से मेन एक्टर को हटके दिखाए। सो ये बहुत और ऐसे ही नहीं, लाइक वो बेसिकली जो वो मॉरल वर्थ जो है वो उसके गुडनेस में शो करना चाहिए, तो इससे जो कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है, वो हटके दिखेगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की जो वो बात करते हैं वो है अप्रोप्रिएटनेस, मतलब दे बिहेवियर फिट्स हु दे आर, मतलब उनको जो रोल दिया गया है उसी हिसाब से उन्होंने बिहेव करना चाहिए। जैसे मेन कैरेक्टर एक मैजिशियन है तो उसने मैजिशियन की तरह बिहेव करना चाहिए। मेन कैरेक्टर अगर भगवान का किरदार निभा रहा है तो एंटायर प्ले में वो भगवान का किरदार निभाना चाहिए। सो उसका जो है रोल जो है फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए, जो अप्रोप्रिएटनेस है वो बरकरार रहनी चाहिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कंसिस्टेंसी। सो एरिस्टोटल कहते हैं कैरेक्टर में कंसिस्टेंसी रहना बहुत ज़रूरी है। सपोज कोई कैरेक्टर बिगिनिंग से अगर एक नोबल कैरेक्टर है, अच्छा कैरेक्टर है, तो वो थ्रू आउट द एंटायर ड्रामा, थ्रू आउट द एंटायर ट्रेजेडी उसका कैरेक्टर जो है कंसिस्टेंट रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। मतलब बिना किसी वजह से बिना किसी ट्विस्ट से अगर उसको अचानक से बुरा दिखा दिया जाए तो वो ड्रामा एक अच्छा ड्रामा नहीं हो सकता है। सो कंसिस्टेंसी जो है वो कैरेक्टर्स में बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है हीरोइक क्वालिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर में। स्पेशली आपका जो मेन कैरेक्टर है उसमें कुछ ना कुछ हीरोइक क्वालिटी होनी ही चाहिए जो बाकी कैरेक्टर से उसको अलग दिखाए। समथिंग एडमिरेबल इवन इन फ्लॉज, अगर उसमें फ्लॉज भी है तो भी उसमें कुछ अच्छाई दिखनी चाहिए, तभी वो बाकियों से हटके अलग नजर आएगा। सो ये थे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो एरिस्टोटल ने बताया कि कैरेक्टर में होने ही होने चाहिए। सो नेक्स्ट है थर्ड जो है एलिमेंट, वो है थॉट। एरिस्टोटल कहते हैं जो आइडियाज और थीम्स है जिससे स्टोरी जो है आगे बढ़ती है, एक्सप्लोर होती है, वो है थॉट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ट्रेजेडी को सक्सेसफुल होने में। एक पूरे एंटायर प्लॉट के ऊपर तो रहना चाहिए, लेकिन हाँ उसमें उतार चढ़ाव आने चाहिए, उसमें थॉट्स होने चाहिए, उसमें अलग अलग आइडियाज होने चाहिए, राइट? नहीं तो ऑडियंस बोर हो जाएगी, करेक्ट? सो एक सिंगल प्लॉट के ऊपर तो रहनी चाहिए स्टोरी आपकी, आपका ट्रेजेडी एक सिंगल प्लॉट के ऊपर रहना चाहिए, बट देयर शुड बी मेनी मोर आइडियाज, मेनी मोर थीम्स, जिसकी वजह से स्टोरी आगे बढ़ती है और ऑडियंस को और इंटरेस्ट आता है। नेक्स्ट है डिक्शन। डिक्शन मतलब जो वर्ड्स और स्टाइल, जो बोल भाषा यूज होती है ट्रेजेडी में, वो। सो एरिस्टोटल कहते हैं कि जो डिक्शन होता है वो बहुत ही सिंपल वे में होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि कमजोर से कमजोर पर्सन, इलिटरेट से इलिटरेट पर्सन को इजीली समझ में आए, जिसको कुछ नहीं आता उसको भी इजीली समझ में आए, इस तरीके की आपकी ट्रेजेडी होना चाहिए। आपकी ट्रेजेडी का डिक्शन जो है इस तरीके का होना चाहिए, बहुत ही सिंपल बोल भाषा में आपकी ट्रेजेडी होनी चाहिए, तभी ऑडियंस को उसमें मजा आएगा, तभी हर एक इंसान उसको समझ पाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट जो एरिस्टोटल ने हमको बताया है वो है म्यूजिक। एरिस्टोटल कहते हैं बाकी जितने एलिमेंट्स हमने अभी तक डिस्कस किए, जितने इंपॉर्टेंट वो बाकी सब है, उतना ही इंपॉर्टेंट म्यूजिक भी है। आप किसी भी एक मूवी को देख लो जिसमें म्यूजिक ना हो, जिसमें कोई भी गाना ना हो, कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक ना हो, क्या वो हमको अच्छी लगेगी? कुछ हद तक हम देख भी ले, लेकिन हमको वो बोरिंग लगेगी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? सो सेम गोज टू ट्रेजेडी। एरिस्टोटल ने सेम बात हमको बताई है कि सॉन्ग्स और रिदम बहुत अच्छा है, वो मूड क्रिएट करता है ऑडियंस का, और वो आपके ड्रामा में, वो आपके ट्रेजेडीज में होना ही चाहिए। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो बताया हमको एरिस्टोटल ने वो है स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल मीन्स जो विजुअल इफेक्ट्स होते हैं, जो स्टेज की सजावट होती है, जो बैकग्राउंड होता है, बैकड्रॉप होता है, जो बेसिकली जो वाव फैक्टर दिखता है, जो विजुअली अपीलिंग लगता है, वो है स्पेक्टेकल। सो एरिस्टोटल ने कहा स्पेक्टेकल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 6 एलिमेंट्स में वो भी इंपॉर्टेंस रखता है, बाकियों से कम, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंस रखता है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सारे 6 एलिमेंट्स है वो है प्लॉट। जो एक अच्छा ड्रामेटिस्ट है, जो एक अच्छा राइटर है, वो सबसे ज्यादा अपने प्लॉट पे फोकस करेगा, बाकी धीरे 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 बाकी सारे 5 एलिमेंट्स पे फोकस करेगा, जिसमें स्पेक्टेकल एरिस्टोटल ने बताया सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बट वो भी रहना चाहिए। सो ये 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो है एरिस्टोटल ने हमको बताया कि ये एक ड्रामा को, एक ट्रेजेडी को बहुत सक्सेसफुल बनाते हैं, और ये हर एक ट्रेजेडी में इंक्लूड होना ही चाहिए। एरिस्टोटल की ये जो बुक है पोएटिक्स, उसमें उन्होंने 3 मेन आइडियाज के बारे में हमको बताया है, जिसमें था मिमाइसिस, जॉनरा और एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी, जो कि हम लोग ने डिस्कस किया। सो इन 3 आइडियाज के अलावा बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो पोएटिक्स में बहुत ही डीपली डिस्कस किए हुए हैं, और वो भी हमको जानना बहुत ज़रूरी है। सो वन बाय वन हम उन सबको भी देखेंगे। सो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कैथारसिस, जिसको हम लोग इमोशनल क्लेंजिंग भी बोलते हैं।
एरिस्टोटल कहते हैं कि ट्रेजेडी जो है इट शुड मेक अस फील टू मेन इमोशंस। ट्रेजेडी जो है हमारे अंदर दो मेन इमोशंस पैदा करती है अच्छी ट्रेजेडी। एक तो है पिटी और दूसरा हो गया फियर। पिटी फॉर हीरो सफरिंग, मतलब अगर हीरो सफर कर रहा है, जो मेन कैरेक्टर है वो सफर कर रहा है, तो हम उसके लिए पिटी फील करते हैं। और फियर क्यों फील करना है? मे बी वॉट एवर हैपेंड विद देम इट कुड हैपन विद अस। ओके, सो ये जो दो इमोशंस है, एरिस्टोटल ने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इमोशंस है। अगर हम एक अच्छा ट्रेजेडी देखते हैं तो ये इमोशंस हमारे अंदर से निकल के जरूर आएंगे। आगे एरिस्टोटल कहते हैं कि जब हम इस तरीके की ट्रेजेडी देखते हैं तो हमारे ये जो इमोशंस है वो बिल्डअप होते हैं, उसके बाद रिलीज होते हैं। सो इसी को कैथारसिस उन्होंने नाम दिया है, जिसको हम लोग इमोशनल क्लेंजिंग भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब अगर ये पिटी की भावना हम में आ रही है, फियर की भावना हम में आ रही है, सपोज कुछ सीन चल रहा है जहाँ पे हीरो के ऊपर हमको दया आ रही है, हीरो किसी ट्रबल में है, हमको उसको देख के रोना आ रहा है, तो रोएंगे हम लोग, करेक्ट। सो उससे क्या होगा, हमारे इमोशंस बाहर आएंगे और हमारे इमोशंस की क्लेंजिंग होगी। इसको नाम दिया है उन्होंने कैथारसिस। ईडिपस रेक्स का हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमको उसके नसीब पे बहुत ही बहुत ही दया आती है, हम लोग बहुत पिटी फील करते हैं। स्टार्टिंग में ईडिपस हमको एक बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन किंग दिखता है। वो ब्रेव है, इंटेलिजेंट है, और वो थीव्स को प्लेग से बचाने के लिए कुछ भी करेगा। वो डिटर्मिन्ड है कि उसको थीव्स को प्लेग से बचाना है। हम लोग उसको बहुत एडमायर करते हैं। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है हमको हॉरिफाइंग ट्रूथ सामने आते हैं। ईडिपस ने क्या किया था, अपने प्रीवियस किंग की हत्या कर दी थी, जो कि उसके फादर थे। उसके बाद में ईडिपस ने अपने ही माँ से शादी कर ली थी, राइट। सो अचानक से हमको इमोशंस हिट करते हैं, हम धीरे धीरे उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं या फिर पिटी फील करने लगते हैं। हमने कभी हमारे पसंदीदा राजा को इस तरीके से देखने की कामना नहीं की थी, लेकिन फिर भी उसको हमको इस तरीके से देखना पड़ता है। वो बहुत ही बैडली, बहुत ही हॉरिबली सफ़र करता है, ठीक है। इस वजह से हम भी उसी तरीके का फील करने लगते हैं, ठीक है। एट द एंड क्या होता है, इडिपस ब्लाइंड्स हिमसेल्फ एंड एक्सेप्ट्स हिज पनिशमेंट, ठीक है। हमारे यहाँ भी अंदर कुछ तो भी होता है, सेम इमोशंस हम लोग भी फील करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग उस ड्रामा से कनेक्ट कर पाते हैं। उसके बाद में हमको क्या होता है, हम शायद रोने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे में भी इमोशंस वो धीरे धीरे बिल्ड होते हैं। उसके बाद में जब हम रोते हैं तो हम स्ट्रेंजली रिलीव्ड फील करते हैं। इट्स लाइक वी हैव क्राइड थ्रू हिज स्टोरी एंड इन द प्रोसेस क्लेंस्ड आवर ओन बरीड फियर्स एंड इमोशंस। So this particular relief of emotions is called cleansing and hence it is called catharsis, ठीक है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ट्रेजेडी वर्क्स लाइक एन इमोशनल डिटॉक्स। हम लोग फील करते हैं, हम लोग को गुस्सा आता है, हम लोग को बुरा लगता है, हमको दया आती है, उसके बाद में हम लोग रोते हैं। हमारे जो हिडन फीलिंग्स है, हमारे हिडन इमोशंस है, फियर्स है, आंसुओं के थ्रू बाहर आते हैं और उसके बाद में हम लोग रिलैक्स फील करते हैं, ठीक है। हम लोग क्लेंस्ड फील करते हैं, एज इफ हमारे इमोशंस बाहर निकल गए हो और हम लोग अच्छा फील करते हैं। इसको कहते हैं कैथारसिस। आगे बढ़ते हैं और हम लोग हर्मेशिया के बारे में जानते हैं। सो हर्मेशिया क्या है एग्जैक्टली? एरिस्टोटल ने बताया कि जो जितने भी हमारे हीरोज़ हैं वो 99% ऑफ टाइम वो हमेशा अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभी वो इस तरीके की गलती कर देते हैं, इस तरीके की मिस्टेक कर देते हैं कि वो जो लीड कैरेक्टर है उसका खुद का डाउनफॉल हो जाता है, और इसी को नाम दिया गया है हर्मेशिया। आप समझ रहे हैं, हीरो जो है वो इविल नहीं है, लेकिन वो इस तरीके की मिस्टेक कर देते हैं कभी कभार जो उनके डाउनफॉल को लीड करती है, ठीक है, मेन कैरेक्टर के डाउनफॉल को लीड करती है। हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम हैमलेट लेते हैं शेक्सपियर का, ठीक है। उसका जो फ्लॉ था वो था इनडिसीजन, करेक्ट डिसीजन करेक्ट टाइम पे नहीं लेना, उसका फ्लॉ था जो कि उसके डाउनफॉल का कारण बना। हैमलेट के पिता का मर्डर हैमलेट के अंकल द्वारा किया जाता है। हैमलेट को ये सारी चीज़ें अच्छे से पता होती है कि मेरे खुद के अंकल ने मेरे पापा का मर्डर किया है, बट इंस्टेड ऑफ एक्टिंग क्विकली वो इस चीज़ को डीले करता है, वो ओवरथिंक करता है, डाउट करता है, वो हेजिटेट करता है, ये सोचने में टाइम वेस्ट कर देता है कि मैं मेरे चाचा को कैसे मार सकता हूँ, वो तो मेरे चाचा है, ठीक है। वो ये नहीं सोचता है कि चाचा है तो क्या हुआ, वो मेरे पापा के मर्डरर भी है। सो ये जो हेजिटेशन है ये उसके एनिमीज को टाइम दे देती है उसके अगेंस्ट प्लॉट करने में। फिर लास्ट में क्या होता है, हैमलेट खुद ही मारा जाता है। क्यों? क्योंकि उसने टाइम पे करेक्ट डिसीजन नहीं लिया, वो हेजिटेट करता गया, वो डीले करता गया, ठीक है। सो यही पर्टिकुलर चीज जो हैमलेट का फ्लॉ था वो हैमलेट का हर्मेशिया था। क्या था हर्मेशिया? हिज इनएबिलिटी टू डिसाइड, ठीक है। सो ये ही चीज थी जो हैमलेट के डाउनफॉल का कारण बना।
एक और एग्जाम्पल देखते हैं ओथेलो। ओथेलो का हमेशा क्या था? जेलेसी। ठीक है, वो ब्रेव है इन जनरल, बहुत अच्छा पर्सन है, लेकिन उसका फ्लॉ क्या है? जेलेसी है। उसका जो एनिमी था लेगो, वो उसको ट्रिक करता है, उसको ये विश्वास दिलाता है कि उसकी जो वाइफ है, ओथेलो की जो वाइफ है, वो अनफेथफुल है। तो इंस्टेड ऑफ ट्रस्टिंग हिज वाइफ, वो इतना जेलेसी में जल भुन जाता है, वो इतना उसका माइंड उसको टेक ओवर कर लेता है कि वो ब्लाइंड रेज में अपनी वाइफ को ही मार डालता है। ठीक है, सो बाद में उसको रियलाइज होता है कि नहीं, शी वॉज इनोसेंट। तो ये था जो जेलेसी पार्ट है वो ओथेलो का था, हमर्शिया। ठीक है, जिसने उसकी खुद की हैप्पीनेस और लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया। सो अगर हम देखें दोनों स्टोरीज में हीरो जो है वो इविल नहीं है, लेकिन उसका जो फ्लॉ है वो उसके डाउनफॉल का कारण बनता है, और इसी को एरिस्टोटल ने हमर्शिया नाम दिया है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है पेरिपेटिया। इसका मतलब होता है रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। मतलब एक सडन चेंज आना हीरो की फॉर्च्यून में। हमारा जो मेन कैरेक्टर है, हमारा सेंट्रल कैरेक्टर जो है, उसका हैप्पीनेस और सक्सेस अचानक से डिजास्टर और डाउनफॉल में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोला गया है पेरिपेटिया, दैट इज रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। ईडिपस जो था, आप सभी को पता है, वो थीब्स का किंग था, बहुत ही एडमायर था, बहुत ही रिस्पेक्टेड था अपने पूरे के पूरे राज्य में। वो प्रॉमिस करता है कि प्रीवियस किंग के मर्डरर को फाइंड आउट करेगा और अपने लोगों को बचाएगा। धीरे धीरे जब सच सामने आता है तो पता चलता है वो ही खुद प्रीवियस किंग का मर्डर था, और प्रीवियस किंग उसके पापा थे। अब उसने अपनी माँ से ही शादी कर बैठा हुआ है। सो ये जो था बहुत शॉकिंग ट्विस्ट था ऑडियंस के लिए। जो ईडिपस ने सोचा था कि भाई मैं प्रीवियस किंग के कातिल को ढूंढूंगा और महान बन जाऊंगा अपने लोगों के बीच में, उसी डिसीजन की वजह से, जो उसने कभी सोचा था कि वो जस्टिस और ऑनर लाएगा, उसी के वजह से उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा पूरे राज्य के सामने। सो यही जो सडन टर्न है फ्रॉम बीइंग अ वाइस नोबल किंग टू अ कर्स्ड फिगर, इसी को कहते हैं पेरिपेटिया। मैकबेथ का एग्जाम्पल देखते हैं। स्टार्टिंग में मैकबेथ एक बहुत ही बढ़िया वॉरियर होता है, किंग का बहुत लॉयल होता है, लेकिन वो एक बार एक विच का प्रोफेसी सुन लेता है, जिसके बहकावे में आके वो किंग की हत्या कर देता है और खुद किंग बन जाता है। कुछ टाइम के लिए वो अपना पावर एंजॉय करता है, लेकिन जब धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगता है तो उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो एनिमीज में टर्न हो जाते हैं। उसकी वाइफ उसको धोखा देने लगती है और उसका किंगडम जो है वो धीरे धीरे क्रम्बल करने लगता है। सो उसका जो फॉर्च्यून है वो कंप्लीटली रिवर्स हो जाता है, फ्रॉम अ रिस्पेक्टेड नोबल मैन टू अ हेटेड टायरेंट। सो फाइनली वो बैटल में मर जाता है। तो ये भी एक और एग्जाम्पल था पेरिपेटिया का। आई होप आपको एग्जाम्पल्स की मदद से पेरिपेटिया बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है एनेग्नोराइसिस। एनेग्नोराइसिस का मतलब होता है कुछ सच डिस्कवर करना। जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो खुद के बारे में या फिर अपनी फैमिली के बारे में कुछ ऐसा सच डिस्कवर कर लेता है जो कि बहुत शॉकिंग होता है उसके लिए, लेकिन वो सुधार नहीं पाता क्योंकि बहुत देर हो चुकी होती है। ठीक है, सो ये जो क्रिटिकल डिस्कवरी है, जब हीरो को रियलाइज होता है उसके सिचुएशन के बारे में, लेकिन अभी बहुत लेट हो चुका होता है उसको खुद को सुधारने में, इसको बोला गया है एनेग्नोराइसिस। हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून के बाद में जब ईडिपस को फाइनली पता चलता है कि वो एक्चुअली कौन है, वो अपने फादर का किलर है, अपनी मदर का हस्बैंड है। सो ये जो मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन है ये बहुत डेवास्टेटिंग है उसके लिए। किसी ने उसको बताया नहीं, लेकिन उसको जो ट्रूथ उसके बारे में है खुद से पता चला, राइट? उसने खुद ने डिस्कवर किया है। सो ये है एनेग्नोराइसिस, रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रूथ दैट सील्स हिज ट्रैजिक फेट। उसको पता तो चल गया सारी सच्चाई, लेकिन अभी उसके हाथ में कुछ है क्या? नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता। सो ये था एनेग्नोराइसिस, जिसको कहते हैं डिस्कवरी या फिर रिकॉग्निशन। तो ये था पोएटिक्स बाय एरिस्टोटल। सारे के सारे ऑलमोस्ट हम लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पोएटिक्स में, वो सारे के सारे हम लोग ने डिस्कस कर लिए। एक बात आप लोग में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि एरिस्टोटल ने सिर्फ और सिर्फ ट्रेजेडी के बारे में ही क्यों जिक्र किया पोएटिक्स में, बाकी भी तो जॉनराज है, जैसे कॉमेडी है, उनके टाइम में और भी जॉनराज होते होंगे, राइट? बहुत लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा। वेल, हियर्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। एरिस्टोटल एक्चुअली उन्होंने प्लान किया था कॉमेडी के बारे में लिखने के लिए भी। पोएटिक्स जो है वो बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा वर्क है, जिसमें बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर को कवर किया गया है। लेकिन जो पार्ट है जिसके ऊपर पे लिखा हुआ है कॉमेडी, वो ईदर लॉस्ट और मे बी ही नेवर फुली फिनिश्ड इट, किसी को नहीं पता। ठीक है, तो जो हम लोगों के पास में आज जो पोएटिक्स है वो मेनली फोकस करता है ट्रेजेडी। और सच्चाई तो ये है एक्चुअली कि ट्रेजेडी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो बहुत सीरियस फॉर्म ऑफ आर्ट था। वो ह्यूमन सफरिंग्स को डील करता था, फेट के
ऊपर बात करता था, डीप इमोशंस देता था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था फिलॉसफी और सोसाइटी के लिए। सो आज जो हम लोग पढ़ते हैं वो सिर्फ हाफ ऑफ एरिस्टोटल्स वर्जन है, ठीक है, और अदर हाफ भी होगा जिसमें कॉमेडी भी होगा, लेकिन वो अभी तक एक मिस्ट्री है हमारे लिए, किसी ने आज तक फाइंड आउट नहीं किया। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई ट्रैजिक मूवी देखे या फिर ट्रेजेडी से भरी नॉवल पढ़े, तो हमेशा याद रखना कि एरिस्टोटल ने एक ब्लूप्रिंट छोड़ा है सबके लिए, फ्रॉम प्लॉट टू कैथारसिस टू हमर्शिया टू पेरिपेथिया, फाइनल ट्रूथ तक जो सब है, सब कुछ एरिस्टोटल का दिया हुआ है, इन ऑल इट्स ब्यूटी एंड पेन, ठीक है, जो हमेशा हमारे साथ में रहेगा। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम एक ट्रैजिक मूवी देखें तो 1% का क्रेडिट एरिस्टोटल को दे दीजिए, क्योंकि सबसे पहले वो थे जिन्होंने ये सारी चीज़ें हमको बताई, और जो आज भी राइटर्स हैं, जो नॉवेलिस्ट हैं, आज भी सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड विथ पोएटिक्स। ये सारे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी ये आपके सिलेबस में है, या आपको पढ़ना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से आप एक बार वीडियो देख लीजिए, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता हो, प्रेजेंटेशन अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके जितने भी लिटरेचर लवर फ्रेंड्स हैं उन सब के साथ में शेयर करिए। मे बी आप उनकी एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।